सुप्रभात बच्चों। कक्षा 5वीं विषय हिंदी उप विषय पाठ 15 चित्र वर्णन तथा पाठ 19 अपठित गद्यांश। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 1। इन दोनों पाठों का हम व्याख्यान एक ही करेंगे। पहले हम चित्र वर्णन के बारे में जानेंगे। चित्र वर्णन किसे कहते हैं? चित्र वर्णन, सबसे पहले हम चित्र वर्णन की परिभाषा जानेंगे। चित्र वर्णन किसे कहते हैं? किसी चित्र को देखकर उसके विषय में अपने विचार प्रस्तुत करना चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आपको कोई चित्र वर्णन यानी कि उस चित्र का वर्णन करने के लिए कहा जाता है तो सबसे पहले हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, चित्र को ध्यान से देखना चाहिए। सबसे पहले आप उस चित्र को देखोगे, उसके बाद चित्र में उपस्थित सभी प्राणियों के हाव भाव तथा विभिन्न वस्तुओं की स्थिति का भी वर्णन करना चाहिए। उसमें आप देखोगे कि कितने लोग खड़े हैं वहां पर, बातें कर रहे हैं, या वो चल रहे हैं, या वो कुछ खा रहे हैं, या जो भी उस चित्र में वस्तुएं दिखाई गई हैं उसकी स्थिति का वर्णन करना चाहिए। नंबर 3, छोटे छोटे वाक्य लिखने चाहिए। जब हम वाक्य लिखते हैं तो ज्यादा बड़े नहीं लिखने चाहिए, हमें छोटे वाक्य लिखने चाहिए। नंबर 4, सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए? हमारी भाषा सरल होनी चाहिए। अब आप ये चित्र देख रहे हो। इस चित्र में आप ये दुकानें भी देख रहे हो, टिकट घर भी दिख रहा है आपको, कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, एक लड़का कुछ खाने का सामान भी खरीद रहा है, यहाँ पुस्तक भंडार भी है तथा पीछे रेलगाड़ी भी खड़ी है। आपने इस चित्र में ये सारी चीजें देखी। अब हमको लिखना कैसे है, तो हम इसे लिखेंगे कैसे? जैसे नंबर 1, यह एक रेलवे स्टेशन का चित्र है। जब भी आप चित्र देखते हो तो सबसे पहले आपको उस जगह के बारे में बताना होता है कि यह कहाँ का दृश्य है या कहाँ का चित्र है। पार्क का है, प्लेटफॉर्म का है, स्कूल का है, या किसी समुद्र के किनारे का चित्र है। नंबर 2, यहाँ प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो आप, ये पीछे रेलगाड़ी खड़ी है। यहाँ जगह जगह छोटी तथा बड़ी कई दुकानें हैं। कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। एक लड़का खाने का सामान ले रहा है। 2 स्त्रियां टिकट घर पर खड़ी हैं और टिकट खिड़की से वो टिकट खरीद रही हैं। प्लेटफॉर्म पर एक पुस्तक भंडार भी है। पुस्तक विक्रेता, ये पुस्तक विक्रेता है, पुस्तकें बेचने वाला पुस्तकें बेच रहा है। तो आपने इस चित्र में जो भी देखा उसका हमें वर्णन करना है और उसको लिखना किस प्रकार है आगे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर 1, यह एक रेलवे स्टेशन का चित्र है। नंबर 2, यहाँ प्लेटफॉर्म पर एक रेलगाड़ी खड़ी है। नंबर 3, यहाँ जगह जगह छोटी बड़ी कई दुकानें हैं। नंबर 4, कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर रेलगाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। नंबर 5, एक लड़का खाने का सामान ले रहा है। नंबर 6, 2 स्त्रियां टिकट खिड़की पर खड़ी हैं। नंबर 7, प्लेटफॉर्म पर एक पुस्तक भंडार भी है। नंबर 8, पुस्तक विक्रेता पुस्तक बेच रहा है। तो बच्चों आपने देखा, हमने वाक्य भी लिखे हैं। वाक्य छोटे हैं और सरल भी है, जो आपको आसानी से समझ में आ रहे हैं, और एक एक करके हमने सभी चीजों का यहाँ पर वर्णन भी किया है। इसी को कहते हैं चित्र वर्णन। अब हम दूसरा चित्र देखते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हो कि कुछ बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं।
कुछ यहाँ पर अलग से बैठकर कुछ खा रहे हैं, कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं और कुछ आपस में बातें कर रहे हैं। तो इसको हमने किस प्रकार लिखना है? यह चित्र स्कूल के मैदान का है, क्योंकि यहाँ पर स्कूल की वर्दी पहने बच्चे खेल रहे हैं, तो ये स्कूल का मैदान है। तो यह चित्र स्कूल के मैदान का है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। कुछ लड़कियां आपस में बातें कर रही हैं। दो बच्चे एक तरफ बैठकर भोजन कर रहे हैं। कुछ लड़कियां झूले पर झूल रही हैं और सभी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तो इसको लिखना किस तरीके से है? हमें इस तरीके से लिखना है। नंबर 1, यह चित्र स्कूल के मैदान का है। नंबर 2, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। नंबर 3, कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। नंबर 4, कुछ लड़कियां आपस में बातें कर रही हैं। नंबर 5, दो बच्चे एक तरफ बैठकर भोजन कर रहे हैं। नंबर 6, कुछ लड़कियां झूले पर झूल रही हैं। नंबर 7, सभी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार हमने दूसरे चित्र का वर्णन किया। अब हम तीसरे चित्र को देखते हैं। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये गाड़ियां हैं, बस हैं, कार है, ये सड़क पर चल रही हैं। कुछ बच्चे यहाँ फुटपाथ पर चल रहे हैं। यहाँ कुछ इमारतें भी हैं, पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं और ये आपको लाइट का यानी कि बिजली का प्रकाश खंभ भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इस चित्र में हमने वर्णन कैसे करना है इसका? नंबर 1, इस चित्र में एक शहर का दृश्य दिखाया गया है। ये दृश्य कैसा है? शहर का है। पैदल यात्री सड़क के किनारे वाली पटरी पर चल रहे हैं। ये बच्चे आप देख रहे हो, पैदल चल रहे हैं और जो सड़क के किनारे पट्टी बनी हुई है ये उस पर चल रहे हैं। सड़कों पर वाहन चल रहे हैं। ये वाहन है, ये सड़कों पर चल रहे हैं। नंबर 4, प्रकाश का समुचित व्यवस्था की गई है। प्रकाश की समुचित व्यवस्था के लिए प्रकाश स्तंभ लगाया गया है, बिजली का खंभा जिसे कहते हैं। सड़क के बाईं ओर पेड़ और इमारतें भी दिखाई दे रही हैं। लड़की के हाथ में बैग है। चित्र में कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। अब हमें इसको लिखना किस तरीके से है, चलिए देखते हैं। अब हमें इस चित्र का वर्णन किस तरीके से करना है और किस प्रकार लिखना है, ये देखेंगे। नंबर 1, इस चित्र में एक शहर का दृश्य दिखाया है। ये बच्चों दृश्य लिखा हुआ है। द के नीचे री की मात्रा, आधा श और ये दृश्य। नंबर 2, पैदल यात्री सड़क के किनारे बनी पटरी पर चल रहे हैं। नंबर 3, सड़कों पर वाहन चल रहे हैं। वाहन का मतलब जो आप गाड़ियां देख रहे थे। नंबर 4, प्रकाश की समुचित व्यवस्था के लिए प्रकाश खंभ लगाए गए हैं। नंबर 5, सड़क के बाईं ओर पेड़ तथा इमारतें हैं। लड़की के हाथ में एक बैग है। चित्र में कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, चित्र वर्णन करना अब आपको आ गया होगा कि चित्र वर्णन करते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। अब हम अपठित गद्यांश करेंगे। तो बच्चों, अपठित गद्यांश का अर्थ होता है न पढ़ा हुआ, यानी कि जिस गद्यांश को हमने पहले कभी नहीं पढ़ा। पठित का विलोम क्या हुआ? अपठित।
पठित का मतलब पढ़ा हुआ और अपठित का मतलब होता है जिसे पहले कभी नहीं पढ़ा गया हो। इसकी परिभाषा देखते हैं। वह गद्यांश जिसे आपने अपने पाठ्य पुस्तकों में पहले न पढ़ा हो। वह गद्यांश जिसे आपने अपनी पाठ्य पुस्तकों में पहले न पढ़ा हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। अपठित गद्यांश का उद्देश्य बच्चों के चिंतन, उनकी सोचने की शक्ति, बोध संबंधी योग्यताओं को आंकना होता है कि आप किस प्रकार उस अपठित गद्यांश को पढ़कर उसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार दे पाते हैं। इससे आपकी योग्यताओं का पता चलता है। तो सबसे पहले हम एक अपठित गद्यांश पढ़ते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था कि चित्र वर्णन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उसी तरह अपठित गद्यांश के प्रश्नों को भी हल करते समय निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। जब तक बच्चों आप गद्यांश को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ोगे तो आप उसमें से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दे पाओगे। तो सबसे पहले हमें गद्यांश को 2 बार या 3 बार उसको पढ़ना चाहिए। प्रश्न 2, गद्यांश का मूल भाव भली भांति समझना चाहिए। मूल भाव का मतलब है कि उस गद्यांश में क्या बताया जा रहा है। विद्या के बारे में बताया जा रहा है, मित्र के बारे में बताया जा रहा है, या हरियाली के बारे में बताया जा रहा है, तो उसका जो मूल भाव है वो समझना चाहिए। नंबर 3, दिए गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ही ढूंढने चाहिए। आपको ऊपर दिया होता है प्रश्न भी। अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको उन प्रश्नों के उत्तर उस गद्यांश को पढ़कर ही देने होते हैं। नंबर 4, गद्यांश में दी गई बातों को पेंसिल से अंकित करना चाहिए। कुछ विशेष बातें दी हुई हैं या हमें किसी प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो सबसे पहले हमें उसे पेंसिल से अंकित करना चाहिए, उसको रेखांकित कर लेना चाहिए। नंबर 5, विकल्प आधारित यानी कि जो आपके ऑप्शन वाले प्रश्न होते हैं, विकल्प आधारित प्रश्नों के उत्तर का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। बच्चों, जब आप एक बार उस गद्यांश को पूरा पढ़ लेते हो, फिर आप किसी भी तरह के प्रश्नों, चाहे वो एक वाक्य में उत्तर दीजिए या आपके विकल्प पर यानी कि ऑप्शन वाले जो प्रश्न होते हैं, तो आप उन प्रश्नों का उत्तर भी आसानी से दे सकते हो। अब इसका हम पहला अपठित गद्यांश पढ़ते हैं। बच्चों, अब हम अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं और उसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इसमें ढूंढते हैं। महान गणितज्ञ यूक्लिड बहुत सरल स्वभाव के थे। जब भी कोई उनके पास किसी तरह की जानकारी लेने आता तो वे उत्साहपूर्वक उसे सब कुछ बताते थे। इससे उन्हें संतोष मिलता था। एक दिन एक लड़के ने ज्यामिति पढ़ाने का आग्रह किया। यह प्रस्ताव उन्होंने सहज रूप से स्वीकार कर लिया। लड़का काफी प्रतिभाशाली था। एक दिन लड़के ने कहा, इस प्रमेय को पढ़ने से क्या लाभ होगा। यह सुनते ही यूक्लिड नाराज हो गए और अपने नौकर से बोले, इसे एक ओ बोल यानी यूनानी सिक्का दे दो, क्योंकि यह विद्या हासिल करने में कम, धन कमाने में अधिक रुचि रखता है। तो जो लड़का यूक्लिड के पास आया था उसने ज्यामिति पढ़ने का आग्रह किया, लेकिन उसने साथ साथ ये भी पूछा कि इसको पढ़ने से क्या लाभ होगा। तभी उन्होंने अपने नौकर से कहा था कि इसे एक ओ बोल यानी कि यूनानी सिक्का दे दो, क्योंकि यह विद्या हासिल करने में कम और धन कमाने में अधिक रुचि रखता है। अब हम इस अपठित गद्यांश के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 1 है, महान गणितज्ञ यूक्लिड का स्वभाव कैसा था। आपने पढ़ा है अभी इस अपठित गद्यांश में, महान गणितज्ञ यूक्लिड का स्वभाव कैसा था। तो हम उत्तर दे सकते हैं, महान गणितज्ञ यूक्लिड बहुत सरल स्वभाव के थे। कैसे थे?
सरल स्वभाव के थे। देखो बच्चों, आपका आधा जो प्रश्न होता है उसी में से ही आपको उत्तर मिल जाता है। तो आप ये ध्यान रखा करो कि प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ो। प्रश्न 2, उन्हें संतोष की अनुभूति कब होती थी? अनुभूति का अर्थ होता है महसूस। उन्हें संतोष कब महसूस होता था? उत्तर है, दूसरों को कोई जानकारी देने में उन्हें संतोष की अनुभूति होती थी। जब भी कोई उनसे कुछ पूछने आता था तो वे उसकी जानकारी उसे दे देते थे और इसे करने में उन्हें संतोष की अनुभूति होती थी। लड़के ने यूकीलिड से क्या आग्रह किया था? उत्तर है, लड़के ने यूकीलिड से ज्यामिति पढ़ने का आग्रह किया। प्रश्न 4, लड़के के किस विचार से यूकीलिड नाराज हो गए? उत्तर है, लड़के ने जब यह कहा, यह प्रमेय पढ़ने से उसे क्या लाभ होगा, उसके इस विचार से यूकीलिड नाराज हो गए। प्रश्न 5, संतोष तथा रुचि के विलोम यानी कि विपरीतार्थक शब्द लिखें। तो संतोष का विपरीत क्या है? असंतोष। रुचि का विपरीत क्या है? अरुचि। संतोष का विपरीत असंतोष, रुचि का विपरीत है अरुचि। अब हम इसका दूसरा अपठित गद्यांश पढ़ेंगे और इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इसमें ढूंढेंगे। बुद्धिमान होने के कारण मनुष्य को संसार का योग्यतम प्राणी समझा जाता है। मनुष्य को क्या बताया गया है? बुद्धिमान, और इसी कारण उसे संसार का योग्यतम, सबसे उत्तम प्राणी समझा जाता है। प्रकृति ने पशु पक्षियों को भी कुछ ऐसी योग्यताएं दी हैं जो मनुष्य के पास नहीं हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि चूहे, नेवले, सांप, कान खजूरे जैसे प्राणी किसी विनाशकारी भूकंप के आने से बहुत दिनों पहले ही अपने घरों को त्याग कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। उनका स्वर किसी अशुभ घटना के होने से पहले आश्चर्यजनक तौर पर बदल जाता है। कुछ बुरा होने वाला है तो इससे पहले उनका जो स्वर है, उनकी जो आवाज है, वो अपने आप ही बदल जाती है। एक जानकारी के अनुसार तोते की इसी विशेषता के कारण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पेरिस के एफिल टावर में तोतों को रखा गया था ताकि वह हवाई हमले के पूर्व सूचना दे सके। पूर्व का अर्थ होता है पहले। तोतों में भी यही विशेषता मिलती थी, इसी कारण विश्व युद्ध के दौरान पेरिस के एफिल टावर में उन तोतों को रखा गया ताकि वे हवाई हमले से पहले ही उसकी सूचना दे दें। अब इसमें हम पूछे गए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न 1 है, मनुष्य को संसार का योग्यतम प्राणी क्यों समझा जाता है? हमने अपठित गद्यांश पढ़ा था ध्यान से, तो अब इसका उत्तर दे सकते हैं। मनुष्य को बुद्धिमान होने के कारण संसार का योग्यतम प्राणी समझा जाता है। क्यों समझा जाता है? बुद्धिमान होने के कारण। प्रश्न 2, पशु पक्षियों को किस बात की पूर्व मतलब पहले सूचना मिल जाती है? उत्तर है, पशु पक्षियों को अशुभ यानी कि बुरा होने की जो घटना है उसकी पूर्व सूचना मिल जाती है। पशु पक्षियों को अशुभ घटना की पूर्व सूचना मिल जाती है। प्रश्न 3, किसी अशुभ घटना से पहले पशु पक्षियों में कैसा परिवर्तन आता है? उत्तर है, किसी अशुभ घटना से पहले पशु पक्षियों का स्वर परिवर्तित हो जाता है। स्वर का अर्थ है आवाज, परिवर्तित मतलब बदलना। तो पक्षियों की जो आवाज है वो बदल जाती है कुछ भी बुरा हो उससे पहले।
प्रश्न 4, पेरिस के एफिल टावर में तोतों को किस विशेषता के कारण रखा गया था? क्या विशेषता थी उसके अंदर जिसके कारण उन्हें पेरिस के एफिल टावर में रखा गया? उत्तर है अशुभ घटना की पूर्व सूचना देने की विशेषता के कारण तोतों को पेरिस के एफिल टावर में रखा गया था। अशुभ घटना की सूचना उन्हें पहले से ही हो जाती है, इसी विशेषता के कारण तोतों को पेरिस के एफिल टावर में रखा गया था। तो बच्चों, आपको अपठित गद्यांश को क्या करना है? पहले उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर उसके प्रश्नों को पढ़ना है, और प्रश्न पढ़ने के बाद आप उसके जो उत्तर हैं वो आप अपने अपठित गद्यांश में पेंसिल से पहले निशान लगाएं, फिर उसके बाद उस उत्तर को लिख सकते हैं। तो इससे आपके प्रश्न के जो उत्तर हैं वो गलत नहीं होंगे। बच्चों, आपने अपठित गद्यांश इस व्याख्यान में सीखा है, तो उसी के आधार पर आपका गृह कार्य है अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको पहले इस अपठित गद्यांश को पढ़ना है, फिर इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बच्चों, ये ध्यान रखना, आपको केवल प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आप सिर्फ प्रश्न लिखोगे और उनके उत्तर लिखोगे। आपको ये अपठित गद्यांश अपनी नोटबुक में नहीं लिखना है, सिर्फ प्रश्न लिखना और उनके उत्तर लिखना। मैं ये पढ़ रही हूँ। पोंगल दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। यह फसल की कटाई के अवसर पर मनाया जाता है। पोंगल 14 जनवरी से प्रारंभ होकर 17 जनवरी तक बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कब तक मनाया जाता है? 14 जनवरी से 17 जनवरी तक। पहले दिन इंद्रदेव की पूजा होती है, क्योंकि इंद्रदेव के प्रसन्न होने पर ही अच्छी वर्षा होती है और धरती हरी भरी होती है। अंतिम दिन सभी लोग रंग बिरंगे और नए नए कपड़े पहनकर घूमने के लिए बाहर जाते हैं। इस दिन सभी घरों में मिठाइयाँ और अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। इस प्रकार पूरे तमिलनाडु में पोंगल का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ 4 दिन तक मनाया जाता है। तो अब आपको ये गद्यांश समझ में आ गया। एक बार आप पुनः पढ़ लेंगे और फिर इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, पोंगल भारत के किस प्रदेश में मनाया जाता है? पोंगल किस माह में मनाया जाता है? प्रश्न 3, पोंगल में दूसरे दिन किसकी पूजा की जाती है? प्रश्न 4, तीसरे दिन किसान किसके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं? प्रश्न 5, मिठाई शब्द का बहुवचन शब्द लिखिए। प्रश्न 4, तीसरे दिन किसान किसके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं? प्रश्न 5, मिठाई शब्द का बहुवचन शब्द लिखिए। बच्चों, आपको अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है तथा इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपने लिखने हैं। प्रश्न आपके 5 हैं, तो 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।